तो आप सबका फिर से स्वागत है। जिन्होंने भी इसका पहला पार्ट नहीं देखा तो चिंता की कोई बात नहीं, इसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए इस शानदार कहानी को शुरू करते हैं। हमने देखा कि कमांडर ने हाइक के गर्दन पर चाकू रखा हुआ है और कहती है भागने की कोशिश मत करना, लेकिन उसे भागने की जरूरत ही नहीं है, वो अपने जादू से ही वक्त को रोक सकता है। हाइक अपनी तरफ आते हुए सैनिकों को नीचे गिरा देता है, लेकिन तभी एक सैनिक हाइक पर हमला करने ही वाला था कि तभी हाइक ने उसके पैरों की जमीन ही खिसका दी और तभी कमांडर भी नीचे गिरने लगी, लेकिन हाइक ने उसे बचा लिया। हाइक अपना सवाल दोहराता है, लेकिन वो कुछ भी बताने के लिए राजी नहीं है क्योंकि वो एक योद्धा है। वो मर जाएगी लेकिन अपना मुंह नहीं खोलेगी, जिससे हाइक को उसके नजदीक आना पड़ता है और वो उसका दिमाग पढ़ने लगता है और उसके बाद बिना कुछ कहे हाइक वहाँ से जाने लगता है। और तभी कमांडर कहती है वहीं रुक जाओ, क्या तुम सिर्फ मेरे हाल पर हंसने आए थे? हाइक कहता है मुझे जो जानना था मैंने जान लिया और मुझ पर जो हमला हुआ था उसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं था। लेकिन कमांडर ने तो कुछ बोला ही नहीं क्योंकि हाइक उसका दिमाग पहले ही पढ़ चुका था। वो कहता है तुम एक अच्छी लड़की हो और तुम्हें संभल कर रहने की जरूरत है। इतना कह के वो वहाँ से जाने लगता है। तभी लिलित कहती है क्यों न हम कहीं जाकर आराम कर ले, जिस पर हाइक कहता है मुझे आराम करने के लिए तुम्हारी जरूरत नहीं है। फिर हाइक एक पोर्टल से अपने महल के अंदर चला जाता है और महल के बाहर हाइक ने अपने सारे सैनिकों को बुलाया है। वो जान चुका है कि उसी के सेना में से कोई गद्दार है जिसने उस पर हमला करवाया है। वो सैनिकों से खुलेआम नहीं पूछ सकता, इसलिए वो उन सब का दिमाग पढ़ने लगता है और कुछ ही देर में वो गद्दार उसे मिल जाता है। इसकी जानकारी देने के लिए हाइक अपनी कमांडर के पास जाता है जो उस वक्त बाथ टब में थी। हाइक कहता है मैं बाहर आपका इंतजार करता हूँ। तभी कमांडर कहती है क्या तुम्हारी सेना में से ही कोई गद्दार था? लेकिन उन्हें इसका कैसे पता चला? फिर हाइक बताता है कि वो हमारी सेना का ही वॉइस कमांडर जेस था। वो सेना का सबसे बहादुर और पुराना योद्धा है। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? फिर वो कहती है उसे अपनी गलती की सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। इस तरफ हम जेस को देखते हैं जो अपनी सेना को डांट रहा था कि हाइक बच कैसे गया। तभी एक दूसरा सैनिक आता है और कहता है अब मैं और आर्मी में छुपकर नहीं रह सकता, सबको मुझ पर शक हो गया है। तभी हाइक अकेले ही उसके सामने आ जाता है, लेकिन जेस अपनी पूरी सेना के साथ था। फिर हाइक कहता है लगता है तुम जंग शुरू करना चाहते हो, जिस पर जेस बताता है आपको पता चल ही गया और ये सब जानने के बाद भी आप यहाँ अकेले आए हैं। फिर हाइक पूछता है इतने ही आदमी हैं कि और चूहों को बिल में छुपा कर रखा है। इसे सुनकर जेस के चेहरे का रंग उड़ जाता है। तभी आसमान से उन पर आग के गोले बरसने लगते हैं और यहाँ सिफिरो भी आ चुकी है। हाइक ने उन्हें ऐसा करने से मना किया था, लेकिन वो अपनी ही सुनती है। जेस यहाँ पर छुपकर बैठा है और वहाँ हाइक भी आ जाता है। हाइक कहता है कि तुम सरेंडर कर दो, लेकिन वो आसानी से हार नहीं मानेगा और फिर वो अपने सैनिकों से हाइक पर हमला करवा देता है, जिससे उसे भागने के लिए समय मिल जाता है और वो एक पोर्टल खोलकर किसी अनजान जगह पर चला जाता है। जैसे ही उसे लगता है कि वो सुरक्षित हो गया, तभी उस पर एक हमला होता है और हाइक भी वहाँ पहुँच जाता है। लेकिन इस जगह के बारे में सिर्फ जेस ही जानता था। इस पर हाइक कहता है कोई तुम्हारा पीछा कर रहा था और उसे तुम भी जानते हो। और फिर वो हाइक पर हमला कर देता है, लेकिन लड़ने के लिए जेस अभी बहुत कमजोर है और फिर हाइक उसे बाइंडिंग मैजिक से बांध देता है और अब जेस हार मानने के लिए तैयार है। वो कहता है मैं जान गया हूँ कि आर्मी में लोग तुम्हें इतना क्यों मानते हैं, क्यों ना हम दोनों मिलकर आर्मी पर कब्जा कर लें। अगर हम साथ मिल गए तो सब हमारी मुट्ठी में होगा। इस पर हाइक कहता है भूल जाओ, तुम मुझे लालच नहीं दे सकते। जेस मुस्कुराते हुए कहता है मैं जानता था, इसीलिए तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। और हाइक एक बार फिर उसके हमले से बच जाता है। मुझे लग ही रहा था कि इसकी बकवास के पीछे कोई चाल जरूर है। फिर हाइक पूछता है तुम्हारे साथ कौन कौन है? तभी सिफिरो भी वहाँ आ जाती है जो खुद उससे बातें उगलवाना चाहती थी, लेकिन हाइक उसे रोक देता है और कहता है मैं इसे संभाल लूंगा। तभी हम देखते हैं कि जेस ने जहर खा लिया है। हाइक उसे बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उस पर हाइक के मैजिक का भी कोई असर नहीं हो रहा। उसे बहुत पावरफुल जहर दिया गया है। सिफिरो कहती है अब तो समझ जाओ कि वो लोग सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे थे, उन्हें बचाने से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। इससे पहले कि वो कुछ कह पाता वो मर जाता है। हाइक कहता है धोखेबाजों का हश्र ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन उसे दुख भी हो रहा था क्योंकि उसके अपने ही लोग उसकी जान के दुश्मन थे। इसकी जानकारी देने के लिए वो दोनों डीमन लॉर्ड के महल में पहुंचते हैं, जहां सिफिरो डीमन लॉर्ड को बताती है कि हाइक के साथ जो कुछ भी हुआ उसके पीछे वॉइस कमांडर जेस का हाथ था और वो हम दोनों के साथ साथ आपको भी मारना चाहता था। डीमन लॉर्ड कहती है तुमने सुना ना सिफिरो ने क्या कहा? और तभी हम एक और डीमन को देखते हैं जो देखने में बहुत भयानक लग रहा था। इसका नाम वास्तु है और वो कहता है जैसा कि मैंने आपको बताया था, इन दोनों ने मिलकर अपने वॉइस कमांडर जेस को मारने का खेल खेला ताकि ये मुझे अपने जाल में फंसा सके। इसे सुनकर सिफिरो गुस्सा हो जाती है, लेकिन डीमन लॉर्ड के सामने वो कुछ भी नहीं कर सकती। और फिर डीमन लॉर्ड कहती है एक शैतान शक्ति के साथ साथ और भी चीजों को पाने की कोशिश करता है और इसकी चाह उसे बाकियों से अलग बनाती है, इसलिए मैं उन्हें मारने लगी तो मेरे पास कौन बचेगा? डीमंस के कानून के मुताबिक मैं तुम्हें अभी मार सकती हूँ, लेकिन मैं अपने 2 कमांडर्स को नहीं खो सकती, वो भी तब जब इंसानों के साथ हमारी जंग हो रही है। लेकिन वो इस मामले को ऐसे ही नहीं जाने दे सकती। सिफिरो कहती है तो अब क्या, एक मुकाबला होगा और जीतने वालों पर
मैं भरोसा करूंगी। और अब सीन सिफिरो के महल में शिफ्ट होता है, जहाँ वो हाइक से मुकाबले के बारे में बताती हुई कहती है लॉर्ड चाहती है कि इस मुकाबले में कठपुतलियों का इस्तेमाल हो। कमांडर अपनी टीम की देख रेख करेगा, लेकिन वो मुकाबले में हिस्सा नहीं ले सकता। उसके पास 50 कठपुतलियां होंगी और जीतने के लिए उसे सामने वाले की सभी कठपुतलियों को खत्म करना होगा और हारने वाला उसी वक्त मारा जाएगा। तभी हाइक कहता है लेकिन ये सब करने की क्या जरूरत है, ये मुकाबला सिर्फ दोनों में नहीं हो सकता। जिस पर सिफिरो कहती है इसके जरिए वो हमारे हुनर को परखना चाहती है, और एक बात और, हम मुकाबले में अपनी जगह किसी और को भी रख सकते हैं। तो तुम मेरी जगह जाना चाहोगे हाइक? हाइक इसे सुनकर शॉक हो जाता है और कहता है इस मुकाबले में जब आपकी जिंदगी दाव पर लगी है तो आपको नहीं लगता कि मुझे भेजना गलत होगा। और तभी सिफिरो हाइक का हाथ पकड़ लेती है। अब मेरी जिंदगी तुम्हारे ही हाथों में है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और अब हाइक कठपुतलियों को देखने आया है जिनका इस्तेमाल मुकाबले में होने वाला है। यहाँ उसे पता चलता है कि ये सिर्फ कमांडर के ऑर्डर मानेंगे और इन सब की ताकत एक जैसी है। हाइक बैठकर सोच रहा था कि मुकाबले को कैसे जीता जाए, तभी साटी वहाँ आती है। हाइक उससे कहता है कि मान लो तुम्हारी किसी से लड़ाई हो गई तो तुम कैसे लड़ोगी? वो इसका जवाब देते हुए कहती है अगर मेरी किसी से लड़ाई हो गई तो मैं अपने झाड़ू से उसे धूल चटा दूंगी। झाड़ू से हाइक को एक आइडिया आता है कि जीतने के लिए जरूरी तो नहीं कि हमला पास से किया जाए। तभी साटी उसे क्रॉस बो के बारे में बताती है, लेकिन इतना काफी नहीं है, उसे क्रॉस बो से ज्यादा ताकतवर हथियार चाहिए और इसी से उसे एक बंदूक बनाने का आइडिया आता है, क्योंकि वो क्रॉस बो से ज्यादा ताकतवर है और दूर तक हमला कर सकता है। लेकिन हाइक को इसे बनाना नहीं आता और इसके लिए वो सिफिरो के पास आता है, क्योंकि उसने कहा था कि वो कुछ भी बना सकती है। लेकिन उसके पास आने पर वो कहती है मैं वो नहीं बना सकती, वो ऐसी चीज नहीं बना सकती जिसे उसने कभी देखा ही ना हो। इस तरफ वास्तव भी मुकाबले की तैयारी कर रहा है। तभी उसका एक गुप्तचर आता है जो कहता है आपकी जीत पक्की है। यहाँ हाइक नहा के आ रहा था और तभी वहाँ एक कोट उड़ते हुए आता है। कोट डीमन लॉर्ड के जादू से आया था और उन्हें देखते ही हाइक घुटनों पर बैठ जाता है। वो अपने साथ कुछ लाई थी जिसे वो हाइक को खोलने के लिए कहती है और उसे खोलते ही उसके अंदर से बंदूकें निकलती है। हाइक कहता है लगता है आपको गलतफहमी हो रही है, लेकिन डीमन लॉर्ड कहती है छुपने का कोई फायदा नहीं है। रोमबर्ग ने मरने से पहले मुझे सारी सच्चाई बता दी थी और ये भी कि तुम एक इंसान हो, लेकिन अब तक उसने हाइक को निकाला क्यों नहीं? इस पर वो कहती है मेरी एक ख्वाहिश है, एक ऐसी दुनिया जो सिर्फ मेरे इशारों पर चले, और इसके लिए मुझे लोगों की जरूरत है जो मेरे लिए लड़ सके, और मुझे उम्मीद है कि इसमें तुम मेरा साथ जरूर दोगे। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब हाइक को बंदूकें मिल चुकी है, अब सिर्फ उसे गोलियों की जरूरत है और उसे बनाने का काम उसने सिफिरो को दिया था। लेकिन वो कहती है छोटी छोटी चीजें बनाना मेरी स्किन के लिए अच्छा नहीं है। तभी वहाँ एक धमाका होता है और वहाँ से एक डीमन बाहर निकलती है। उसे हाइक नहीं बुलाया था और उसने गन पाउडर बना लिया है। हाइक सिफिरो से गोलियां मांगता है और कहता है मुझे ज्यादा गोलियों की जरूरत है, जिस पर वो अपनी बात दोहराकर वहाँ से चली जाती है। हाइक गोलियां बनाने का काम भी इसे ही दे देता है। मुकाबले का दिन आ चुका है और मुकाबला एक स्टेडियम में हो रहा है जिसके चारों तरफ डीमंस बैठे हैं और ऊपर डीमन लॉर्ड। वास्तव हाइक का मजाक उड़ाते हुए कहता है तुम सिर्फ सील्ड से मेरा मुकाबला करोगे, आज मेरी जीत पक्की है। फिर हाइक उसके हथियारों को देखता है जो वाकई ताकतवर थे। दरअसल जैसे डीमन लॉर्ड ने हाइक को अपने मनपसंद के हथियार दिए, वैसे ही उसने वास्तव को भी उसके पसंदीदा हथियार दिए थे जिससे मुकाबला बराबरी का हो सके। अब मुकाबला शुरू हो गया है और सबसे पहले हमला वास्तव की तरफ से होता है, जिससे वो हाइक के काफी सारे सैनिकों को मार देता है। जब वास्तव हाइक पर हंस रहा था तब एक फायर होता है जिससे सारा स्टेडियम शांत हो जाता है और उसके बाद एक एक करके हाइक उसके सारे सैनिकों को खत्म करता जा रहा था और कुछ ही देर में मुकाबला खत्म हो जाता है। यहाँ वास्तव को अभी तक कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि यहाँ हुआ क्या। तभी डीमन लॉर्ड आकर कहती है मुकाबला खत्म हुआ वास्तव, अब तुम्हारे पास दो ही रास्ते बचे हैं, खुद को खत्म करके एक योद्धा की मौत मरो या मेरे हाथों मरने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन तभी वास्तव कहता है मेरे पास तीसरा रास्ता भी है। तभी उसका सैनिक तीर चला देता है, लेकिन डीमन लॉर्ड उसका तीर पकड़ लेती है और देखते ही देखते उस तीर में एक धमाका हो जाता है जिससे डीमन लॉर्ड धुएं में मिल जाती है और अब पूरे स्टेडियम में तबाही मच चुकी है। तो चलिए ये वीडियो बस यहीं तक का था। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और खुशियां बांटते रहिए।